हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का 24 आवर डिफेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम। जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी लोगों को स्वागत है। चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का हमारा डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को, जो आप लोगों के एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी आपके डिफेंस से संबंधित एग्जाम हैं आपके लिए, डिफेंस में आपकी नियुक्ति के लिए आपका 24 आवर डिफेंस यूट्यूब चैनल लगातार प्रयासरत है। और आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन में। देखेंगे कौन कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पहला है आपका। 7 दिसंबर 2022 को जो है अमेरिकी एक पत्रिका है टाइम्स, ठीक है, एक पत्रिका है टाइम्स, ये पत्रिका के द्वारा जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का घोषणा की गई है। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है 2022 के। ठीक है, इसमें दो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है यह इस वर्ष जो है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, आपको पता है यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है और उसमें यूक्रेन लगातार पिसता जा रहा है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको जो है द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को जो है द पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है। दूसरा जो पुरस्कार है, अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी है एरोन जज, इनको एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो दो स्टेटमेंट आपके हैं इस क्वेश्चन में और आपके दोनों स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है जो इस टाइम्स पत्रिका के द्वारा चुने गए हैं। इस प्रकार से जो आपका आंसर हो जाएगा डियर, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है टाइम्स के द्वारा जो है भारत की शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है, बीबीसी के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। तो ये सारी जब लिस्ट निकलती हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होता है इनके बारे में आपको जानना। और इसके पहले भी बीबीसी की लिस्ट आप लोगों के साथ हम शेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों आपके जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल की अगर हम बात करें डियर, तो यहां पर टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो है ये 7 दिसंबर को जो है इसकी घोषणा की गई है। 7 दिसंबर को पर्सन ऑफ द ईयर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बने हैं, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, और ये घोषित किया गया है अमेरिकी पत्रिका टाइम के द्वारा। उसके अलावा अन्य अगर अवार्डों की बात करें तो इसमें एथलीट ऑफ द ईयर कौन बना है, अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी है, नाम है एरोन जज। उसके अलावा आइकन ऑफ द ईयर कौन है, मलेशियाई अभिनेत्री है मिशेल सा। हीरोज ऑफ द ईयर है द वुमेन ऑफ ईरान, दो वुमेन ऑफ ईरान जो है रोया पिरेई, जिनकी मां को जो है ईरान में विद्रोह के दौरान जो है मार दिया गया था, वो है। और इनोवेटर ऑफ द ईयर्स है ग्रेगोरी रॉबिन्सन एंड द जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये इनोवेटर ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया है। इंटरनेट इंटरटेनर ऑफ द ईयर जो है ब्लैक पिंक को घोषित किया गया है। ये सारे काफी महत्वपूर्ण एक प्रकार से घोषणाएं हैं या एक प्रकार से अवार्ड है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर बात करें तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो है टाइम्स पत्रिका के द्वारा ये जो है आपका 1927 से प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्तियों, समूहों और विचारों या घटनाओं का चुनाव किया जाता है जिन्होंने विश्व समुदाय को अपने आप से प्रभावित किया हो, वो चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक तरीके से हो। ठीक है, उन्हीं को जो है इसमें शामिल किया जाता है। उसके अलावा गांधी जी हमारे देश के जो है एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्हें 1930 में जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। याद रखिएगा पर्सन ऑफ द ईयर कब चुना गया था, 1930 में। और आपको पता है इसी 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, दोनों आपके इसी समय हुए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1930 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 19 दिसंबर 2022 को इंडिया S2 अलायंस यानी भारत हाइड्रोजन अलायंस में 6 सदस्यों के शामिल होने के बाद जो है इस अलायंस में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है, कितने मेंबर हो चुके हैं, तो टोटल संख्या हो चुकी है डियर 15। ठीक है, कितनी हो चुकी है, तो 15 हो चुकी है टोटल संख्या। आप लोग याद रखिएगा भारत हाइड्रोजन अलायंस में आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा दूसरा। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर डिटेल की बात करें तो इंडिया S2 अलायंस जो है आपका ये वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य हैं, जिसमें से 7 जिनका संबंध उद्योगों से है और 8 जो है भागीदार संगठन है। ठीक है, यानी 8 जो है ग्रुप है, 7 मेंबर हैं जिनका संबंध इंडस्ट्रीज से है। उसके अलावा 6 नए सदस्य इसमें जुड़े हैं 19 दिसंबर 2022 को। और ये 6 नए सदस्य कौन कौन है, तो याद रखिएगा हीरो फ्यूचर एनर्जीज BP, वेलस्पन कॉर्प है, टूबा सेक्स है, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव है और क्लाइमेट ग्रुप है।
ये सारे इसमें नए मेंबर शामिल हुए हैं। टोटल संख्या हो चुकी है 15। उसके अलावा अन्य पॉइंट की बात करें तो गठबंधन को बनाने की पहल की जो शुरुआत है ये रिलायंस इंडस्ट्री और चार्ट इंडस्ट्री के द्वारा किया गया था। अप्रैल 2021 में गठित वैश्विक ऊर्जा कंपनियों का एक नया गठबंधन है, याद रखिएगा, इंडिया H2 अलायंस। ठीक है, इस अलायंस में मुख्य रूप से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण पर इसको केंद्रित किया गया है और यह अलायंस जो है 5 क्षेत्रों पर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। इस प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ग्रीन एनर्जी यानी भारत में कार्बन जो है एक प्रकार से कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए हाइड्रोजन पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी पर ध्यान दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर ध्यान दिया जा रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 15। उसके अलावा बात करें अन्य पॉइंट की तो इसके उद्देश्य क्या है, तो नीले और हरे हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण को विकसित करने में मदद करना। दूसरा है हाइड्रोजन के द्वारा संचालित ईंधन कोशिकाओं पर आधारित परिवहन को बढ़ावा देना। हाइड्रोजन उपयोग औद्योगिक क्लस्टर का जो है निर्माण करना और भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है 18 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य में IHRC का 63वां सत्र जो है ये कहां पर आयोजित किया गया है। ठीक है, IHRC का 63वां सत्र का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है, भोपाल में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर नई दिल्ली में किया गया है। तो याद रखिएगा ये राष्ट्रीय अभिलेखागार का जो है 63वां सत्र का जो आयोजन है ये किया गया है लखनऊ में। कहां पर, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है डियर। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। ठीक है, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, याद रखिएगा। इसी लखनऊ में जो है आपका 24वां हुनर हाट सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी लखनऊ में रक्षा निर्माण इकाई का निर्माण किया गया है। इसी लखनऊ में आपका डिफेंस एक्सपो 2021 में हुआ था और यही लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण इकाई की भी स्थापना की गई है। इसी लखनऊ में जो है आम महोत्सव और गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो IHRC का 63वां जो सत्र है ये उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है 18 से 19 दिसंबर 2022 के बीच में। और उद्घाटन किया है किसने, तो उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं दया शंकर सिंह जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इस सत्र के दौरान जो है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के संग्रह से मूल अभिलेखी स्रोतों के आधार पर स्वतंत्रता की गाथा, ज्ञात और अल्प ज्ञात संघर्षों नामक एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। उसके अलावा अन्य पॉइंट की बात करें जो IHRC है ये है क्या, तो ये जो है एक प्रकार से अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं का एक अखिल भारतीय मंच है जिसकी स्थापना 1919 में किया गया था। 1919 में, याद रखिएगा, ये वही टाइम है जब हमारे देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, याद रखिएगा। ठीक है, और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार इसका सचिवालय है। उसके अलावा IHRC का जो अध्यक्षता है ये केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। एक बार कमेंट में आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा कि वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है और इसमें कितने मेंबर होते हैं। तो टोटल 134 सदस्य होते हैं इसके। ये की पॉइंट्स हैं जिसमें भारत सरकार की एजेंसियां, भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अभिलेखागार, विश्वविद्यालयों और विद्वान संस्थानों के प्रतिनिधि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए और आंसर इस क्वेश्चन का था लखनऊ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है कि 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया है। कौन सा है, तो नागपुर महाराष्ट्र, और दूसरे चरण का शिलान्यास किया है। इन दोनों चरणों के संबंध में कौन सा विकल्प आपका सही है। सबसे पहले अगर हम बात करें विकल्पों की तो पहला है नागपुर मेट्रो के पहले चरण की निर्माण लागत जो है वो लगभग 8,650 करोड़ रुपए है, बिल्कुल सही है, इससे अधिक है। दूसरा है दूसरे चरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खापरी मेट्रो स्टेशन पर किया, दूसरा भी करेक्ट है आपका। तीसरा है दूसरे चरण की निर्माण लागत राशि 6700 करोड़ रुपए से अधिक है, यह भी आपका करेक्ट है। चौथा है नागपुर मेट्रो के पहले चरण का जो कुल लंबाई है वो 32 किलोमीटर है। ये 32 किलोमीटर नहीं है बल्कि 38 किलोमीटर है। ठीक है, 38 किलोमीटर है जो गलत है और इस प्रकार से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डी। डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपका हो जाएगा 32 किलोमीटर। आपको पता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस समय वंदे भारत ट्रेन की 7वीं वंदे भारत ट्रेन का शिलान्यास किया गया है, उसका संचालन शुरू किया गया है। कहां से,
वेस्ट बंगाल से। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल से शुरुआत की गई है, हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी तक, ठीक है। उसके अलावा इस क्वेश्चन के डिटेल की बात करें तो नागपुर मेट्रो का जो पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर को, जिसकी लागत 8,650 करोड़ रुपए से अधिक है। दूसरे चरण की बात की जाए तो शिलान्यास किया गया है इसमें 11 दिसंबर को ही खापरी मेट्रो स्टेशन से, जिसकी लागत है 6,700 करोड़ रुपए, और खापरी से ऑटोनेटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक पहली बार संचालित होने वाली 2 मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो प्रधानमंत्री ने फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खापरी मेट्रो स्टेशन तक की यात्रा की। नागपुर मेट्रो स्टेशन देश का एकमात्र ऐसा मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। साथ ही साथ नागपुर मेट्रो परियोजना के पहले चरण की कुल लागत अभी हमने डिस्कस किया था 8,680 करोड़ रुपए, जबकि लंबाई 38.215 किलोमीटर है। वहां पर ऑप्शन में आपके दिया गया था 32 जो गलत था, ठीक है, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर शामिल है, जिसके अंतर्गत 36 स्टेशन है। और यह मेट्रो ट्रेन अल्ट्रा मॉडर्न कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नल से पूर्ण है और देश का पहला मल्टी लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एशिया का सबसे लंबा लगभग 3.14 किलोमीटर का सिंगल पेयर पर डबल डेकर फ्लाईओवर है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने वाले देशों के लिए एक ओपन इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? G7 के द्वारा। किसके द्वारा? G7 के द्वारा, यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है उन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया है। याद रखिएगा G7 के द्वारा। ये वही G7 है जिसकी स्थापना की गई थी 1975 में, ठीक है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। G20 की स्थापना 1999 में किया गया था। यूरोपीय संघ जो आपका है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में, और SCO यानी संघाई सहयोग संगठन 2001 में इसको स्थापित किया गया था। ये चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आंसर है G7। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो घोषणा हुई है 12 दिसंबर 2022 को। G7 इसका पहल करता है, जर्मनी इसमें पहल करता देश है, और इस सम्मेलन को जो है 48वें G7 शिखर सम्मेलन में क्लब की स्थापना पर सहमति बनी है। उसके अलावा महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, आपको पता है G7 जो 48वां था कहां पर आयोजित किया गया था? तो जर्मनी में। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो जलवायु क्लब की अवधारणा येल विश्वविद्यालय के जो अर्थशास्त्री हैं, नाम है विलियम नॉर्डहास, के द्वारा 2015 में विकसित की गई थी। जबकि नॉर्डहास ने जलवायु परिवर्तन पर अपने काम के लिए अर्थशास्त्र में वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार भी जीता है। नया क्लब समूह G7 पहल के लिए अभिप्रेत नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र वैश्विक उपक्रम है, और जलवायु क्लब का उद्देश्य पेरिस समझौते के तीव्र और महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन का समर्थन करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसी के साथ अंतिम पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD जो आपका है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एनर्जी जो आपकी एजेंसी है, ये आपका जलवायु परिवर्तन सचिवालय की स्थापना करेगा। और जर्मनी के चांसलर जो है ओलाफ सोल्ज जो है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब के अग्रणी समर्थक हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के इस सेशन से संबंधित। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में हैं, आप सभी लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपका कैसा था। मिलते हैं फिर से अगले सेशन में। एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए सभी लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।